सर आप लैपटॉप से हैं कि मोबाइल से? लैपटॉप पर। जी, अच्छा है, आप सबको देख सकेंगे। सर मैं गीतांजलि आपका स्वागत करती हूँ और जिस तरह से हमारी बात हुई थी, तो यहाँ जितने भी सभी वरिष्ठ जन जो हैं, ओम सर, वसंत सर, जमुना मैम, उसके बाद अनिल सर, प्रतिमा मैम, इन सबके साथ आपका स्वागत करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ पर आना और हमसे बात करना स्वीकार किया। तो इसके लिए थैंक यू। हम थोड़ी 1-2 मिनट बाद अपनी बात शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पार्टिसिपेंट आ ही जा रहे हैं। नहीं, आने दीजिए। सर हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। जो बाद में जुड़ने वाले वो जुड़ते रहेंगे। जी जी, शुरू करें। हाँ, मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि वो जो 3-3 हो गए। 40 मिनट बाद ब्रेक होगा उसको बता दीजिएगा बीच में। सर मैं लास्ट जो 1 मिनट बचेगा उसमें मैं अनाउंस कर दूंगी। ठीक। नमस्कार, मैं जेपी सिंह जयवर्धन। दरअसल मैं पहले एक नेपथ्य कर्मी हूँ, बाद में अभिनेता हूँ। एक नेपथ्य कर्मी के रूप में मैंने नाटक लिखे हैं, अब तक लगभग 20 नाटक लिख चुके हैं, जिसमें 15 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग 100 नाटकों में मैंने लाइट डिजाइन की है। लेकिन आज गीतांजलि जी का निर्देश मिला कि अभिनय पर आप कुछ बोलें। मैं अभिनय का विद्यार्थी नहीं, ना अभिनय का कोई ज्ञाता हूं। बस जो कुछ अपने वरिष्ठ जनों के साथ सीखा है, जाना है या पढ़ा है, उसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जो भी अनुभव है, मुझे लगता है कि अभिनय जो है सिर्फ पढ़ाने की चीज नहीं है कि उसको क्लास में आप बच्चों को बिठाकर पढ़ा दीजिए कि क्या अभिनय होता है, कैसे होता है, और अभिनय बच्चे सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभिनय हमारे जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ हैं, उनका जो अनुभव रहा है या ऋषियों मुनियों ने जो कुछ बताया है, उस मार्ग पे हम लोग चलते हैं, उस तरह से काम करते हैं, क्योंकि उनका एक अनुभव था। उन्होंने जब काम किया है तो उनके सामने कुछ कठिनाइयां आई, उसको कैसे उन्होंने पार किया, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या मंच पर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो उनका अनुभव बोलता है, वही दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों को बताते हैं, वही हम सीखते हैं उनके अनुभव से। अब ऋषियों मुनियों ने जो बताया है, अगर संस्कृत का नाटक होता है, उसमें हम उसका पालन कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, उसमें उसका प्रतिपादन होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो आधुनिक नाटक हैं, उन नाटकों में भी हम नाट्य शास्त्र की उन चीजों को ज्यों का त्यों रखें। जो चीजें सही हैं उसके लिए उसका हम पालन कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। जो हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, हमें कुछ और करना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से हम अपने अनुभव के हिसाब से या लोगों से जो कुछ सुना है, सीखा है, उसके हिसाब से हम करते हैं। और दूसरी चीज है कि जैसे अभिनय में होता है कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि थिएटर में भी ऐसा हो, अभिनय में भी ऐसा हो, क्योंकि एक व्याकरण तो होता है, हम उस व्याकरण का अनुसरण भी करते हैं, व्याकरण का अनुसरण नहीं भी करते हैं। क्योंकि संगीत में आप जाइए तो संगीत में कोई राग है, राग यमन है, राग दरबारी है, उसमें आरोह अवरोह होता है कि ये स्वर उसमें हैं, ये वर्जित हैं, तो उसका हम लोग पालन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रंगमंच में ऐसा कोई व्याकरण नहीं है जिस लीक पे हमको चलना है। रंगमंच में रोज व्याकरण बनता है, रोज व्याकरण तोड़ा जाता है। अब व्याकरण बनता ही है तोड़ने के लिए। अगर उसी लीक पे हम चलते रहेंगे तो फिर हमारा ग्रोथ कहाँ है। हाँ, उसमें जो अच्छाइयां होती हैं उसको हम ले लेते हैं, जो लगता है कि नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है उसको हम नहीं लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभिनय सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। पढ़कर हम थोड़ा बहुत ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन अभिनय जो है सीखने सिखाने की चीज है। अभिनय को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। जितना लोग करेंगे उतना सीखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आज दुनिया में थिएटर में क्या हो रहा है, अपने हिंदुस्तान के थिएटर में क्या हो रहा है, कोलकाता में कैसा हो रहा है, मराठी थिएटर में क्या हो रहा है, गुजराती थिएटर में क्या हो रहा है, हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कूक मंडूक बने रहें। जो हम कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो हम कर रहे हैं यही श्रेष्ठ है, यही सबसे उत्तम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है। इंडियन थिएटर में अगर हम देखते हैं, फिर वेस्टर्न में जाएं तो वहां पर भी हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो हमें उसको भी देखना चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम गायक बनना चाहते हैं तो ठीक है, हमारे जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, उन्होंने हमें बता दिया कि सरगम क्या होता है। उन्होंने सारेगामा पधनी से हमें लिखा के बता दिया, बोल के बता दिया। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें सरगम नहीं आएगा। और पहले उंगलियां हमारी धीरे धीरे चलेंगी सरगम पर, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उन्हीं सरगम को बजाने के लिए हमारी उंगलियां फास्ट हो जाएंगी, तेजी से चलना शुरू करेंगी। यही सारी चीज रंगमंच में होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई राग आप सीख रहे हैं, अभी आपको गुरुजी ने सिर्फ थ्योरी बताई है कि राग दरबारी ये होता है, राग यमन ये होता है, ये इस समय गाया जाता है, इसमें ये आरोह होता है, ये अवरोह होता है। अभी आपने सिर्फ पढ़ लिया है, आपने कुछ भी अभ्यास नहीं किया है। अब आपको तानपुरे पर, हारमोनियम पर आपके स्वर का अभ्यास करना है, उसके गायन का अभ्यास करना है, आरोह अवरोह का अभ्यास करना है। तो अभिनय में जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप महारत हासिल करेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ हो नहीं सकता। अभ्यास, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ठीक है, आप थ्योरी पढ़ते रहिए, थ्योरी कीजिए, लोगों की बातों को सुनिए, जो उसमें आपको ग्राह्य लगता है, अच्छा लगता है, उसको आप ग्रहण कीजिए। कहते हैं सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो आपको लगता है नहीं हमारे मतलब की चीज है, उसको आप ग्रहण कीजिए। जो लगता है कि नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, या नहीं उसका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। आप समुद्र में से एक एक बूंद भी लेना शुरू करेंगे तो आपका जो गागर है ना, कभी न कभी सागर का रूप ले लेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको महारत हासिल होगा। अब आते हैं अभिनय पर। अभिनय क्या होता है? अगर हम कहीं पर अभिनय का अर्थ भी देखने जाते हैं तो हमें
अभिनय का अर्थ देखने को मिलता है नकल करना। जो कुछ हो रहा है उसको आप नकल कीजिए, वो अभिनय है। ठीक है, हमारे सामने कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी कुछ कर रहा है, हम उसकी तो नकल कर सकते हैं। वो कुछ बोल रहा है, बोलने में उसकी नकल कर सकते हैं, जिसको लोग मिमिक्री कहते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे सामने कुछ है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीवित चीज नहीं है जिसका हमें नकल करना है। अब हम क्या करेंगे? तो अभिनय के लिए हमें, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ना, कि बतौर अभिनेता हम अब क्या करें। एक तो नकल हमें बताया कि जो कुछ सामने हो रहा उसको उतार दीजिए जो कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मुझे एक चीज लगता है, अगर इंसान को अभिनय सीखना है, बिल्कुल निश्चल निर्मल अभिनय अगर सीखना हो, तो आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। बच्चे को कोई चिंता नहीं, उसके आसपास कौन लोग हैं, कोई संकोच नहीं उसके मन में, किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे दिमाग पर, हमारे ऊपर तमाम चीजों का दबाव आने लगता है। इतनी चीजें हमारे दिमाग में भर जाती हैं कि हम स्वच्छंद होके, स्वतंत्र होके अभिनय नहीं कर पाते हैं। हो गया। स्वच्छंद अभिनय करने के लिए, स्वतंत्र अभिनय करने के लिए हमें अपने अंदर के तमाम बैरियर्स जो हैं, तमाम जो रुकावटें हैं, उनको खत्म करनी होगी। अब उन रुकावटों को खत्म करने के लिए भी हमें कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, एक क्लास में अगर देखिए तो 40-50 बच्चे होते हैं, एक ही गुरु उनको पढ़ा रहा है। गुरु एक है, पढ़ने वाले 40-50 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा है जो 90% नंबर लाता है, कोई एक बच्चा है जो 85% लाता है, कोई जो है फेल हो जाता है। क्या वजह है? हमारे टीचर तो एक ही हैं, गुरु एक ही हैं, चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें हमें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो चीज एक ही है। तो क्या वजह है कि एक बच्चा तो फर्स्ट क्लास आ रहा है, टॉप कर रहा है, एक बच्चा फेल हो जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो बतौर अभिनेता भी हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम 10 लोगों को, 20 लोगों को लेकर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि एक बच्चा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, 2 बच्चे कर रहे हैं, 3 बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था वैसा ही कर रहे हैं, बल्कि अपना कुछ न कुछ वो उसमें जोड़ दे रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं, न तो वो बोल पा रहे हैं, न वो कुछ कर पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, न उनकी एकाग्रता है, न उनका एक्सप्रेशन है, न उनके शब्दों में उतार चढ़ाव है। ऐसा क्यों हो रहा है? गलती गुरु की नहीं है, गलती जो है ये शिष्य की है कि किस वजह से, कहीं न कहीं कमी तो है, जिसकी वजह से वो ज्यों के त्यों चीजों को नहीं ले पाया, उसकी एकाग्रता नहीं बनी, वो चीजों को नहीं समझ पाया, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, आजकल जो बच्चे आ रहे हैं थिएटर में, हालांकि हर पीढ़ी में होता है, हर कोई कहता है कि मेरे जमाने में तो ऐसा होता था, हम ऐसे थे, आजकल ये नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक कहावत है, मेरे पिताजी भी, मेरे गुरुजी भी कहते थे, आज भी लोग कहते हैं, और यही जो मेरे बच्चे हैं, कल वो अपने बच्चों बात बोलेंगे। तो कहीं न कहीं ये गैप आता है। आज मैं बच्चों में देख रहा हूं, संयम नहीं है, वो जल्दी से जल्दी चीजों को पाना चाह रहे हैं। कितना जल्दी हम एक्टर बन जाएं और हम बॉम्बे चले जाएं, वहां फिल्म साइन करें, सीरियल हमें मिल जाए और हम काम करना शुरू कर दें। अभी उनको मंच पर खड़ा होना नहीं आता है। क्या वजह है? पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, संयम के साथ वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। वो एक शॉर्टकट रास्ता देख रहे हैं कि इस शॉर्टकट रास्ते से हम कहीं पहुंच जाएं। मुझे लगता है जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है।
अगर वो कोई 1 किलोमीटर का रास्ता है तो वो 1 किलोमीटर आपको चलना ही होगा, जाना ही होगा। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि कोई किसी ऐसे वाहन से चला जाए जो तेजी के साथ जाता है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई थोड़ा बाद में पहुंचेगा। तो इसलिए हमें पूरे संयम के साथ उस रास्ते को तय करना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट खोजेंगे तो कहीं कहीं आप भटक जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे। अगर किसी रूप में मंजिल पहुंचेंगे तो वो मंजिल क्या होगी, आप जो हासिल करना चाह रहे हैं वो क्या होगा, और अंत में आपको क्या मिलेगा मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, थिएटर में जब हम मंच पर खड़े होते हैं, कुछ करते हैं, तालियां बजती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होता है, शो के बाद लोग आते हैं हमें बधाई देने के लिए, आपने बहुत अच्छा किया, तो अच्छा लगता है। और सारे कलाकारों को, चाहे वो बड़ा कलाकार हो, चाहे वो छोटा कलाकार हो, वाहवाही, तारीफ, सबको अच्छा लगता है। लेकिन उस वाहवाही तारीफ के बाद कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कुछ लोग जमीन पर टिके रहते हैं। तो हमें बतौर कलाकार जमीन पर टिके रहने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन जमीन से हमारे पैर उठ जाएंगे ना, एक तरह से हम जमीन से उखड़ जाएंगे। वो हमारा अभिनय और बतौर कलाकार हम क्या रहेंगे, क्या कर पाएंगे। मैं देखता हूँ कलाकारों में जरा जरा सी बात पर बहाना बना लेंगे, रिहर्सल में नहीं आते हैं, रिहर्सल नहीं करना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जो कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते में आकर तैयार कर लूंगा, 10 दिन में आकर कर लूंगा। वो पूरी रिहर्सल भी नहीं करना चाहते, 40 दिन, 50 दिन या 1 महीना, वो 10 दिन, 15 दिन आना चाहते हैं। जुकाम हो गया तो बहाना बना लेंगे, सर जुकाम हो गया, आज रिहर्सल में नहीं आ पाएंगे, सर आज थोड़ी बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आ पाएंगे। छोटा छोटा बहाना। हमारे टीचर थे अनुपम खेर साहब, तो कहा करते थे, रिहर्सल अगर ग्रैंड रिहर्सल चल रही है, रिहर्सल में बिना को एक्टर के आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। वो किस टोन पे बोलता है, किस पिच पे बोलता है, आप उसी हिसाब से उस पिच का सिलेक्शन करते हैं, उस वॉल्यूम का सिलेक्शन करते हैं, उस टोन का सिलेक्शन करते हैं, हमें कैसे बोलना है, सामने वाला कैसे बोलना है। फिर दोनों की धीरे धीरे ट्यूनिंग होने लगती है कि रोज रिहर्सल वो ऐसे बोल रहा है तो मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बात करना है। अब आप रिहर्सल करना ही नहीं चाह रहे हैं, रिहर्सल में नहीं आ रहे हैं, तो क्या हुआ, एक एक्टर को हम खड़ा करके उसके साथ रिहर्सल कर रहे हैं, आप 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं रिहर्सल करने के लिए, अब हमारी आपकी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। कहीं न कहीं ऑडियंस को भी लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। इन दोनों कलाकारों में तारतम्य नहीं है, ठीक से इनकी बातचीत जो हो रही है वो दर्शकों के भी गले नहीं उतरेगी। कोई तीर घाट जाएगा तो कोई मीर घाट जाएगा, कोई सा पे गा रहा होगा तो कोई रे पे गा रहा होगा, दोनों एक सुर पर गाएं, एक साथ चलें। इसीलिए तो थिएटर को टीम वर्क कहते हैं। अब टीम वर्क में 10 कलाकार हैं, 5 कलाकार नहीं आएंगे तो 5 कलाकार अभी मिलके काम कर रहे हैं, बाद में 5 कलाकार जुड़ेंगे। अब जो टीम वर्क की बात है वो बात तो नहीं हो पाई ना, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। और दूसरी चीज, जब हम 1 महीना 40 दिन रिहर्सल करते हैं, एक हर कलाकार के साथ हमारी अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है, हम एक दूसरे के साथ खुल जाते हैं, कोई संकोच नहीं रहता है, हम आराम से बात करते हैं। ऐसे एक दूसरे के साथ हम खुद भी बात करते हैं। डायरेक्टर जो हमें गाइड करता है, जो बताता है ये सीन ये है, आपका करेक्टर ये है, आपको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना, वो तो हम करते हैं। लेकिन अपनी तरफ से डायरेक्टर के अलावा भी एक एक्टर का भी तो अपना एफर्ट होता है कि नहीं, इस सीन को बनाने के लिए हमें भी कुछ करना है, इस सीन का क्लाइमेक्स नहीं बन रहा है, इस सीन में जो बनना चाहिए, जो बात कहने के लिए हम आए हैं वो बात बन नहीं रही है। तो बतौर एक्टर भी तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ अपनी तरफ से करें। अच्छा, वो तब होगा
जब दो कलाकार बैठ के आपस में बातचीत करेंगे, वो होमवर्क करेंगे आपस में, तभी उन दोनों में तालमेल होगा, नहीं तो तालमेल नहीं हो पाएगा। अब अभिनेता को जो है मैं दो तरह से देखता हूं। हमें एक रंगकर्मी के रूप में अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए, फिर आता है कि एक अभिनेता के रूप में हमें अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए। जब हमें किसी नाटक में रोल मिलता है, कोई कैरेक्टर दिया जाता है, तब हमें क्या काम करना है। इसलिए इस सेशन में मैं एक रंगकर्मी और एक अभिनेता के काम को दो रूप में बांट रहा हूं। आप थिएटर में आना चाहते हैं, थिएटर में काम करना चाहते हैं, आप सबसे पहले एक रंगकर्मी के रूप में अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे सेना में कोई जाना चाह रहा है, भर्ती होना चाह रहा है, तो उस सेना के लिए तैयारी करना चाहता है ना, दौड़ता है, स्टेमिना बनाता है, और भी काम करता है कि सीना इतना होना चाहिए, दौड़ना इतना चाहिए। तो आप एक रंगकर्मी के रूप में पहले अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए ना। तो नंबर 1 हुआ रंगकर्मी के रूप में काम कीजिए, नंबर 2 हुआ अभिनेता के रूप में काम कीजिए। अब रंगकर्मी के लिए अपने ऊपर काम क्या करना है। हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा अपना ये शरीर है, ये हमारा साज है। जैसे म्यूजिशियन का होता है, डांसर्स का उनका अपना साज होता है, वैसे हमारा भी ये साज है। इसकी ट्यूनिंग हमें करनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए हमें। जैसे उच्चारण के लिए हम लोग काम करते हैं कि हमारा उच्चारण सही हो, उर्दू का उच्चारण हमारा सही हो, हिंदी में हमारा उच्चारण सही हो। अगर हम हिंदी के नाटक करने जा रहे हैं तो हिंदी के शब्द सही सही बोलें। कुछ लोग इतना फास्ट बोलते हैं, कभी कभी हम लोग रजिस्टर नहीं कर पाते कि वो बोल क्या रहे हैं, इतना फास्ट बोल जाते हैं। कुछ लोग बोलने में हकलाते हैं, कई कलाकारों को हम जानते हैं। तो उस अपनी कमी को कैसे दूर किया जाए, या अपने उस अभाव को, उसकी कमी को, कमजोरी को कैसे हम अपनी ताकत बनाएं, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमें अपने ऊपर अपना आप स्टेमिना बनाइए, योग कीजिए, जोर जोर से बोलना सीखिए, उच्चारण के ऊपर काम कीजिए। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है, किसी को संस्कृत का ज्ञान है, आप उससे जाकर शब्दों का उच्चारण सीखिए। उर्दू के जानकार कोई मिलते हैं, आपके साथी दोस्त हैं, उनसे उर्दू का उच्चारण सीखिए। हमारे कलाकारों के सामने माइक नहीं होता है, हमें जोर से बोलना पड़ता है कि 300-400 लोग हमारी आवाज को सुन सकें। उसके लिए कहीं न कहीं हमें जाकर जोर जोर से बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 300-400 लोग जो ऑडिटोरियम में अंतिम सीट पर बैठे हैं वो हमारी आवाज को सुन सकें। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंगर नहीं, हमें माइक नहीं दिया जाता कि आप माइक में गाना गाइए। तो उसके लिए हमें जोर जोर से बोलना पड़ेगा। आ गया आपका सुर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपको थिएटर में जाकर सोलो परफॉर्मेंस करना है, आपको कोई अकेले गाना गाना है। आप कह सकते हैं कि नहीं मुझे तो गाना नहीं आता, लेकिन आपको अगर थोड़ा सुर का ज्ञान है, आप कोरस में तो गा सकते हैं। आप सुर को पकड़ना तो सीखिए। ये कलाकार का काम है। बतौर रंगकर्मी आप इतना काम करके जाइए। अगर आपको डांस नहीं आता, कोई ऐसा नाटक है कि उसमें आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना है, चाहे वो छाऊ का मूवमेंट है वैसे, या फ्री डांस कुछ करना है, तो कहीं न कहीं किसी बीट पर आपके पैर चल सकें, आपकी बॉडी चल सके, कोई गाना है उस पर आप ताल दे सकें, तो ताल के लिए, लय के लिए थोड़ा आपको सीखना चाहिए। पहले क्या, अभी लोगों को देखिए, अगर फिल्मों में जाते हैं तो पहले लोग घुड़सवारी सीखते थे, ड्राइविंग सीखते थे, तलवारबाजी सीखते थे।
हालांकि अभी बच्चों को देखिए, काफी बच्चे ऐसे हैं जो बॉडी मूवमेंट वगैरह, छाऊ वगैरह सीख कर आते हैं। मैं एनएसजी के एडमिशन में जब जाता हूँ, कभी कभी इंटरव्यू देखता हूँ, तो वहाँ बच्चे काफी तैयारी करके आते हैं और बताते हैं कि छाऊ सीखने के लिए मैं यहाँ गया, मार्शल आर्ट ये सीखने के लिए मैं वहां गया, गाना सीखने के लिए मैं उनके पास गया। तो बच्चे आजकल अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये रंगकर्मी का काम है। मान लीजिए एक मैं किसान का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कोई किसान है, वो एक खेत में खेती करना चाहता है। खेती करने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले खेत को जोतता है, उसकी मिट्टी को थोड़ा भुरभुरी बनाता है, पाट चलाता है, उसमें एक बार जोतता है, 2 बार जोतता है, नमी नहीं है, पानी डालता है उसमें, फिर जोत के कि थोड़ा नमी उसमें रहे, तब वो जो है उसमें बीज डालता है खेती करने के लिए। तो एक आदमी जो रंगकर्म में आ रहा है, अभिनेता बनने जा रहा है, तो उसको भी तो अपने खेत को, अपने शरीर को उपजाऊ बनाना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ काम करना तो पड़ेगा ना कि हम कहीं प्ले की रीडिंग के लिए जाएं। जब हम रीडिंग करें, पहली रीडिंग करें, तो जो भी डायरेक्टर सामने बैठा है, हमारी रीडिंग देखकर, हमारा उच्चारण देखकर, हमारा वॉल्यूम देखकर, हमारा एक्सप्रेशन देखकर, वो वहीं से डिसाइड करने लगता है, हाँ ये रोल इस एक्टर को दिया जा सकता है, इस लड़के को ये रोल दिया जा सकता है, इसके शब्दों में एक्सप्रेशन है, भाव है। तो बतौर रंगकर्मी हम अपने शब्दों में थोड़ा भाव पैदा करना शुरू करें, चेहरे पे थोड़ा एक्सप्रेशन पैदा शुरू करें। हमारी आंखें हैं, लोग कहते हैं कि उनकी आंखें बोलती हैं। कैसे बोलती हैं? शीशे के सामने बैठ के देखिए, कभी कुछ रिकॉर्ड करके देखिए कि आपका चेहरा बिल्कुल फ्लैट जा रहा है। डायलॉग तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा उस संवाद के साथ, उस डायलॉग के साथ नहीं जा रहा, बिल्कुल डेड फेस है। आप जैसे न्यूज रीडिंग होती है, लगता है जैसे आप न्यूज रीडिंग कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। न्यूज रीडर हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, वो उसमें एक्सप्रेशन नहीं होता है। मरने की खबर देता है तो भी उसी तरह से निर्विकार, कोई खुशी की बात होता है तो भी उसी तरह से निर्विकार हमें देता है। तो हमें न्यूज रीडिंग नहीं करना है, हमें अपने शब्दों में उतार चढ़ाव लाना है। कैसे शब्दों पर जोर दें, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में किस शब्द पे जोर देना है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को आप कई बार बोल के देखिए ना, नहीं फिर आपको लगेगा मूड के हिसाब से, जैसा कि ये नाटक है, जो मूड कह रहा है हमें यहाँ पर इस हिसाब से बोलना चाहिए। तो ये तैयारी अगर आप पहले करके जाएंगे, शब्दों का उतार चढ़ाव आ जाएगा, चेहरे का एक्सप्रेशन आ जाएगा, शब्दों का भाव आ जाएगा, लाउड बोलना शुरू करेंगे आप, और उच्चारण आपका सही है। ये सब चीजें अब आप, हाँ सुर का ज्ञान आपको हो गया है, बॉडी मूवमेंट आपका अच्छा है, आप स्टेज पर खड़े हो रहे हैं, तो आपकी जो फिजिक है वो ग्रेसफुल है। ऐसा नहीं कि स्टेज पे आप चले गए लुंज पुंज होकर खड़े गए। रोल तो आपको दिया जा रहा है राजा का, लेकिन ऐसे लुंज पुंज खड़ की कुछ खरीदने आए हैं कि बेचने आए हैं, पता ही नहीं लग रहा है। तो जैसे ही एक राजा शब्द, राजा जैसे बोला जाता है, वैसे ही आपके कंधे चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपका फिजिक आप अपने हिसाब से, उसी हिसाब से, उसी मानसिकता के हिसाब से आप अपनी फिजिक को ढालिए ना। क्योंकि अक्सर आपको डायरेक्टर बोलेंगे जब आप आगे जाएंगे कि इसमें कुछ फिजिकल कैरेक्टराइजेशन कीजिए। वो ऐसा है, उसका फिजिक ऐसा होना चाहिए, वो एक योद्धा है। योद्धा जो है वो लुंज पुंज हाथों में तो नहीं चला जाएगा, ऐसे लुंज पुंज लड़खड़ाते हुए स्टेज पे ढीला ढाला गया, खड़ा हो गया। जी सर बताइए, क्या बताएं, योद्धा कहीं से लग रहे हो तुम? तो रंगकर्मी को, आप रंगकर्मी बन के थिएटर करने जा रहे हैं, आप एक योद्धा के रूप में लड़ाई करने जा रहे हैं। उस योद्धा के रूप में अपने आप को तैयार कीजिए ना, कुछ अपने हथियार लेकर लड़ने के लिए जाइए ना।
खाली हाथ मत जाइए लड़ने के लिए, नहीं तो डायरेक्टर क्या करेगा, वो कहेगा बेटा जाओ पहले कुछ दिन सीख के आओ, बोलना सीखो, चलना सीखो, तब मेरे पास आना। यहाँ पर मैंने एक्टिंग स्कूल नहीं खोला है, यहाँ पर हम सिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम एक नाटक कर रहे हैं। 30 दिन के लिए मैंने ये जगह बुक की है, रोज यहाँ पर स्पेस का इतना किराया जा रहा है, हम तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग नहीं सिखाएंगे। हमें ऐसा एक्टर चाहिए, ऐसा रंगकर्मी चाहिए जो ये 30 दिन में अपना रोल तैयार कर ले और ये रोल कर दे। देखिए डायरेक्टर जो कह रहा है इसमें ये मत कहिए को बड़ा सेल्फिश होता। हाँ, अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं भी कहता मैं बहुत सेल्फिश हूं, मैं इसी एक्टर को क्यों रोल दे रहा हूं। आपने फिजिक देखी, एक डायलॉग अच्छा बोल रहा है, एक्सप्रेशन अच्छा दे रहा है, आपने उसको उठा के रोल दे दिया, एक को राजा बना दिया, बाकी 19 लोग खड़े हैं, उसे क्यों बना दिया। भाई ऐसा है, अगर हम घर बनाने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले घर के चारों कोनों पे 4 पिलर मजबूत बनाएंगे, बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनको हम ब्रिक वर्क की तरह यूज करेंगे, क्योंकि हमें 30 दिन में घर बनाना है। हम यहाँ पर उस समय बैठ के ईंट बनाने नहीं जाएंगे, सीमेंट बनाने नहीं जाएंगे, रेत मंगाने नहीं जाएंगे। हमारे पास समय कम है, हमारे पास बस ये है टारगेट कि इस दिन हमारा शो है, मुझे ये नाटक तैयार करना है, तो हम उसमें जुट जाएंगे, हम आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो आपको पहले ही स्टेप पे, पहले ही दिन रीडिंग में असफलता ना मिले, निराशा ना मिले, इसलिए थोड़ा सा काम कीजिए। और पहले ही दिन आपके दिमाग में आया कि मुझे एक्टर बनना है, रात में आपने सपना देखा, सुबह आपने सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है, और शाम को आप निकल पड़े कि किसी रिहर्सल में जा रहे हैं, अब मुझे किसी नाटक में काम करना है, तो भूल जाइए, कोई भी काम नहीं करेगा, न मैं दूंगा, न काशीकर जी देंगे, न गीतांजलि जी आपको रोल देंगी, भगा देंगी कि बेटा बैठ के देखो, बैक स्टेज में काम करो, कुछ दिन कुछ सीख लो, तब तुम्हें बताएंगे कि कुछ कर सकते हो कि नहीं। हो सकता है कि पहले 1 लाइन 2 लाइन का डायलॉग आपका दिया जाए, हम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करें, हमें तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा आप में ना। जब तक दिखाई नहीं देगा हम कोई चीज क्यों खरीदते हैं, हमें चीज अच्छी लगती है, हमें उसमें कुछ संभावना नजर आती है, तब हम उस चीज को लेते हैं। हम ऐसे किसी पर बोली तो नहीं लगा सकते, किसी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए बतौर रंगकर्मी आप अपने ऊपर काम कीजिए। फिजिकल काम का हो गया, एक्सप्रेशन पे काम हो गया, अब आते हैं थिएटर की जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसकी जानकारी लेने। बतौर रंगकर्मी आप थिएटर की कुछ चीजें जिसको बैक स्टेज में लोग बोलते हैं, उसकी सपोर्टिव चीजें होती हैं, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कहेंगे कि मैं तो अभिनेता बनने के लिए आया हूँ, मैं अभिनय सीखना चाहता हूँ, फिर मुझे सीरियल और फिल्म में जाना है, ये मेकअप, कॉस्ट्यूम, लाइट डिजाइन, सेट डिजाइन, प्रॉप्स, सेट बदलना, सेट लगाना, पोस्टर लगाना, टिकट बेचना, ये सब हमसे क्या मतलब। आप मुझसे एक्टिंग करा लीजिए, एक रोल करा दीजिए, हो सकता है उसके बाद मैं अपना नया ग्रुप बना लूंगा, ग्रुप नहीं बना पाऊंगा तो हो सकता है मैं बॉम्बे चला जाऊं, क्योंकि ज्यादातर लोग एक नाटक में काम करने के बाद दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। आज ग्रुप जो है ना, रोज नए ग्रुप बन रहे हैं और पुराने ग्रुप खत्म हो रहे हैं, ये रंगकर्म की त्रासदी है। रोज आज मेरे साथ एक एक्टर काम करता है, एक रोल करता है, मैं राजा बन के बैठा हूँ, मेरे पीछे भाला लेके खड़ा होता है, अगली बार वो जो है नया ग्रुप बना लेता है, वो अपना करता है। अच्छा, उसकी भी इच्छा, उसकी तमन्नाएं है, बनाता है, ठीक है बना लो, क्योंकि उसकी इच्छा है कि जहां जेपी सिंह राजा बन के बैठे हैं, मुझे उस कुर्सी पर बैठना है। ठीक है भाई बैठो, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने के लिए थोड़ा कुछ काम तो कर लो, खुद मेहनत तो कर लो। कुर्सी तो खाली मिल जाएगी कभी न कभी, लेकिन जो बैठने वाला है वो पात्र है, सुपात्र है, महापात्र है या कुपात्र है। क्योंकि जब तक आप कुर्सी के लिए सुपात्र नहीं होंगे ना, उस कुर्सी पर बैठना, फिर आप थिएटर को बर्बाद करेंगे। ऑडियंस एक बार तो आपके बहकावे में आ जाएगी, आपके नाम पर आ जाएगी, नाटक चलो देखते हैं, लेकिन आप एक बार जो गुड़ गोबर कर देंगे ना, दोबारा लौट के नहीं आएगी। और ऐसे ही लोग थिएटर को तोड़ रहे हैं। ऑडियंस आती है, ऑडियंस खूब आ रहे, टिकट लेके नाटक देख रहे हैं। मैं मंडी हाउस में देखता हूँ, कभी कभी तो यहाँ ऑडिटोरियम के बाहर लोग खड़े होते हैं, उनको लौटाना पड़ता है कि नहीं भाई हाउसफुल हो गया आप जाइए। लेकिन
वहीं पर एक इस तरह का स्वार्थी आदमी आ जाता है कि मुझे डायरेक्ट भी करना है, मुझे नाटक लिखना भी है, मुझे मेन रोल भी करना है, एक्ट भी करना है। आ गया करने के लिए और संभाल कुछ नहीं पाया, अभी उसका नया अनुभव है और नाटक चौपट हो गया। अब जो नई ऑडियंस आई है, यार नाटक नौटंकी ऐसे ही होता है क्या, सब लोग ऐसे ही करते हैं क्या, अब उसके मन में उसी तरह की धारणा बननी शुरू हो जाती है। तो अब अगर काशीकर साहब तुगलक भी करेंगे, जान लगा देंगे, वो तुगलक क्या औरंगजेब को भी देखने नहीं आएगा। वो कहेगा नहीं यार, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, हम नहीं देखने जाएंगे। चलो कोई फिल्म देखते, दबंग लगी हुई है, वो फिल्म देखने जाएगा, 100 रुपए का टिकट लगा के वो पिक्चर देख लेगा। तो आप थिएटर को तोड़ क्यों रहे भाई, कुछ दिन सीख लीजिए। ठीक है, आप गुरु बनना चाह रहे हैं, किसी गुरु के अंडर में कुछ तो सीख लीजिए, कल गुरु कहलाने लायक आपके पास कुछ तो गुरुत्व आ जाए। गुरुत्व को मतलब होता है भारीपन, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। गुरु माने होता है भारी चीज। आपके अंदर जब ज्ञान आता है तो आपके अंदर कुछ न कुछ भारीपन आ जाता है, गरिमा आपकी बढ़ जाती है। तो वो अपने अंदर गरिमा सीख के आप लाइए तो पहले, फिर वो ज्ञान आप बांटिए। विद्या ददाति विनयम। इसी तरह से आप जब किसी गुरु के अंडर में जाएंगे, सीखेंगे, वो आपको ज्ञान देगा, सीखेगा। हालांकि संगीत, नृत्य, इन सब चीजों में कोई गुरु नहीं होता, फाइन आर्ट में कोई गुरु नहीं होता। वो हमें बताते हैं, सिखाते हैं। उनके गुरुओं ने या उनके मार्गदर्शकों ने, उनके सीनियर्स ने, उनके बड़े भाइयों ने जो उनको बताया है, वो हमें बताते हैं। हम उसी को आगे परोस देते हैं, वो उसको परोसता है, और इसी तरह से परंपरा से थिएटर चलता चला जा रहा है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि जिसने बतौर गुरु हमें बताया था वो कहीं से ट्रेंड, किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकला हो, कहीं और से ट्रेंड होके निकला हो, कोई जरूरी नहीं। सर मैं माफी चाहूंगी, ये इस अभी का जो समय, इसका सत्र का समय पूरा हो रहा है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बाद हम वापस से रिज्वाइन होने वाले हैं, तो आप लोग सब रिज्वाइन करिए। प्लीज सर कंटिन्यू। तो मैं यही कह रहा हूँ, पहले आप कुछ हासिल कर लें। अगर आपको कुछ बांटना है, बांटने के लिए आपके पास कुछ तो हो। आप खाली हाथ चले जा रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ बांटना है, क्या बांटो भाई, आपके हाथ तो खाली हैं, कुछ लेकर जाइए। तो किसी के अंडर में कुछ सीखना नुकसानदेह नहीं होता। जो कुछ हमें मिला वो आपको बताने जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं वो व्याकरण सही, लेकिन वो मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा सीखा है, जाना है, वही आपको बता रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी तो आप सीख लीजिए, हर आदमी ट्रेनिंग लेके नहीं आता, हर आदमी ट्रेंड नहीं होता है। लेकिन जो पहला डॉक्टर रहा होगा, जिसने फर्स्ट टाइम डॉक्टरेट किया होगा, उसने किसी